इस क्वेश्चन में भी मेन काम ही क्या था, और यही मेन काम होगा कि डायरेक्टली देख के अब हमसे कहा गया कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस टर्म बता दो। तो अब ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। अगर गलती से मेरे मन में ये थॉट आए कि मैं यहाँ पे f डबल डैश एक्स बनाऊँगा, f डैश एक्स बनाऊँगा, एफ एक्स बना के पूरी एक्सप्रेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना शुरू करूँ, तो वो इतनी ऑकवर्ड इक्वेशन बनती कि उसके रूट्स के बारे में हम कुछ कह ही ना पाते। क्या पता वहाँ से भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये सवाल होने की होता। तो हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए था कि क्या सोच के एग्जामिनर ने ये टर्म क्रिएट करी, मतलब वाई द एग्जामिनर हैज़ बाय एनी चांस थॉट कि यहाँ पे 3x आए, क्या कनेक्शन बना, वही हमारा काम है। तो हमने नोटिस करा कि एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स है, अगर इसके साथ 2x एफ डैश एक्स अगर होता तो क्या हमें दिखता है कि ये एक तरीके से यूवी रूल लगा हुआ है। तो अगर हम इसको तोड़ लेते तो हमें दिखता है कि ये टर्म जो थी ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। बिल्कुल सिमिलरली जो ये वाली टर्म थी ये x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव था। x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ये क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। मतलब जो हमें सवाल दिया गया है वो किसी टर्म का डेरिवेटिव है। किस टर्म का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव के नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए हैं। तो अब जैसे ही ये लाइन आए तो हमारे माइंड में क्या आती है, रॉल्स थ्योरम। अब अगर हमने इस टर्म के डेरिवेटिव के नंबर ऑफ रूट्स अगर हमने निकालने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इसके रूट्स और इसका बिहेवियर देखना चाहिए। तो इन दोनों में दिखता है कि x कॉमन आ गया, ये क्या बन गया, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। अब नोटिस करो कि एक x कॉमन लिए जाने के बाद जो ये टर्म बनी, इसमें अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव को छोड़ दो अभी। इस टर्म के बारे में अगर देखो, अब हम इसके नंबर ऑफ रूट्स और इसका बिहेवियर जज करने की कोशिश करते। x कॉमन लेने के बाद ये अंदर वाली टर्म को नोटिस करा तो ये खुद डेरिवेटिव है किसका, x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव है। अब x इंटू एफ एक्स के डेरिवेटिव के अगर हमने नंबर ऑफ रूट्स अगर निकालने हैं तो नोटिस करो कि अभी अभी हमने पीछे देखा कि एफ एक्स के जो नंबर ऑफ रूट्स थे वो थे 2। अभी यही तो एफ एक्स है जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व करा। इंटू एक्स कर दोगे तो एक रूट और आ गया, दैट इज 0। तो जो ये एच एक्स है, हमें दिखता है कि एच एक्स के x इंटू एफ एक्स, जो ये एच एक्स है इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 हैं। क्यों, एफ एक्स के 2 थे और एक x का 0 हो गया तो मिला के 3 रूट हो गए। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा उसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। तो इसके 2 रूट्स थे और एक अलग से 0 रूट हो गया अलग से। तो इस केस में जो ये जो फंक्शन बना है हमें दिखा कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, 3। तो अगर इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 आ रहे हैं तो जो हमसे पूछा गया है वो इसी का डेरिवेटिव है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे बाय रॉल्स थ्योरम, 2। तो हमारा जवाब क्या बन जाता, 2। तो जो इस सवाल में या जो कैलकुलस में क्वेश्चंस फेस करोगे उसमें सारी अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि हम लोग रॉल्स थ्योरम और इस तरह की किसी बात पे स्विच करने की हमें समझ हो। तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न था वो एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। देखो इसको ब्रेक कैसे करा, शुरू में हमने टर्म बनाने की नहीं करी, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करा और ये नोटिस करा कि ये एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो हमें क्लिक करके अच्छा रॉल्स थ्योरम की बात होगी। तो अब हमने इसको फर्दर इसको इंटरप्रेट करना था। एक्स कॉमन लेके दिखा कि जो अंदर वाली टर्म है वो खुद डेरिवेटिव है, एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव। एक्स इंटू एफ एक्स के बारे में हमने अलग से देखा, वहां से पता चला कि उसके 3 रूट्स होते हैं। तो उसके डेरिवेटिव के रूट्स कितने हो जाएंगे रॉल्स थ्योरम से, 2 इंटू एक्स करा वो 0 हो सकता है, तो इसके 3 रूट्स हैं, तो उसके डेरिवेटिव के 2 रूट्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड है, सिंगल करेक्ट है वो भी, तो उसको भी अपने आप सॉल्व करो। इसका आंसर वैसे इस केस में 2 बन गया। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें एग्जामिनर ने ब्लॉक करा। कैसे ब्लॉक करा, हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और बोला कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और बीटा आपकी बार √2 प्लस अल्फा से छोटा है। तो अब इस सवाल में जिस तरह से एक्सप्रेशन दी गई उसको देख के एग्जामिनर ने, याद रखना आईआईटी एडवांस में उन्होंने हमें ब्लॉक पता है कहाँ पे करना है, अकेली लैंग्वेज पे। अकेली लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने की जो एबिलिटी है वही ही आपका मेन आपका वहाँ पे टूल है। वहाँ पे कोई भी नया सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज को पढ़ के देखेंगे, कहेंगे कि यार ये हमने करा हुआ है, ये हमारी करी हुई बात में से निकला है, कहाँ से ब्रेक करा गया। तो अब कुछ नया नहीं होता, कोई नई थ्योरी नहीं होगी। बीटा लेस देन √2 प्लस अल्फा है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा इसको ब्रेक कैसे करें। तो हम लोग को दिखा कि अगर बीटा माइनस अल्फा करें तो वो लेस देन √2 है,
बीटा माइनस अल्फा तो हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक में, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, डायरेक्टली हमने उसका यूज़ करा, बीटा प्लस अल्फा आ गया डायरेक्टली -2/k, बीटा अल्फा कितना आ गया 1, तो -2/k का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा -4, उसको <2 करा, तो वहाँ से k का एक कनेक्शन तो आ गया, पर साथ में इसके रूट्स कैसे हैं रियल, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा >0, तो जो उससे कंप्लीट हमारी टर्म बन जाती वो बन जाती कि जो अल्फा है, जो k है इन दिस केस, वो लाई कर जाता एक तो -√2 से -1 से 1 के बीच में, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे दूसरी जो वैल्यू आ जाती वो सेकेंड वाली -√2 से यहाँ से √2/3, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता वो ये C हो जाता। तो इसका पूरी तरह ध्यान में रखना कि इसकी हैंडलिंग कैसे थी। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न, बस हमें क्लैरिटी में समझ में आना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही था, पर बिल्कुल क्वाड्रेटिक की क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड था। अब देखो हमें टर्म जो क्वाड्रेटिक गिवन थी, हमें कहा गया कि जो इसके रूट्स हों एक √2 से कम हो, एक √5 से बड़ा हो, तो हमारे माइंड में फिगर क्या बननी चाहिए थी कि ये 2 है, ये 5 है, और अगर ये पैराबोला अपवर्ड बनता तो इसका ग्राफ ऐसा होता, अगर ये पैराबोला कहीं अपवर्ड बनता तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। तो f(2) नेगेटिव, f(5) नेगेटिव। सिमिलरली अगर कहीं k इस केस में कहीं अगर नेगेटिव होता, मतलब पैराबोला अगर डाउनवर्ड बनता तो f(2) भी पॉजिटिव और f(5) भी पॉजिटिव, मतलब k इंटू f(2) को नेगेटिव होना चाहिए था, k पॉजिटिव तो f(2) नेगेटिव, तो एक कंडीशन तो वहाँ से बन गई। सिमिलरली k इंटू f(5) को नेगेटिव होना चाहिए था, और इसमें हमें साफ साफ दिखता है कि डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करने की कोई नीड नहीं थी। अब f(2) नेगेटिव वो सिंपल सी था, x को डायरेक्टली हमने 2 पुट कर दिया, तो टर्म क्या बन गई k इंटू f(2), वो आ गया 4k प्लस 4 प्लस k, इसको नेगेटिव होना चाहिए था। सिमिलरली f(5) को नेगेटिव करा, तो जो ऑप्शन बनता है दैट इज C। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमने इसको सही रिकॉग्नाइज करना था। तो चलो इसके बाद अब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंटीजर टाइप हैं। तो अभी हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने इंटीजर टाइप पैटर्न के, उनमें भी ट्रिक कोई नहीं, काम क्या है कि हमने टर्म को ब्रेक करना है और जो भी हमारा 0 से 9 के बीच में जवाब बनता है वो हमने बनाना है। तो चलो अगले 4-5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप के डील करो अपने आप, टाइम स्पेंड करना, जल्दी भागना मत उन क्वेश्चन से भी। अभी ये करो सॉल्व। IIT में भी एग्जामिनर का काम क्या है कि उन्होंने इतने बच्चों में से काम के बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो वो काम के बच्चे कौन से हैं जो कि लैंग्वेज देख के घबराते नहीं हैं, जो सही किसी भी नई लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। अब देखो हमें क्या दिया गया फंक्शन है, हमें कहा गया कि इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाले जो पॉइंट्स हैं वो m और n अगर हैं तो m प्लस n बता दो। तो एक्चुअली सवाल किसका था, मैक्सिमम मिनिमा का। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। सिंपली इसको यूवी रूल से डिफ्रेंशिएट करा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया e⁻sin2x sin x माइनस cos x, इसको यूवी रूल से करा तो फाइनली जो डेरिवेटिव बन रहा है दैट इज दिस, ये बनिए cos स्क्वायर x माइनस 1/4 बन जाता है, ये बना इसका डेरिवेटिव। अब इसका हमने मैक्सिमम में जज करना है, तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि इसको जज कैसे करते हैं। पहले इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करें। e⁻ समथिंग तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ दो। 0 से 2π के बीच में साइन कहाँ पे 0 है, केवल पाई के ऊपर, तो इसकी वजह से एक पॉइंट आ गया पाई। यहाँ से पॉइंट क्या आया, cos x पाई और 2π बना, पर 2π हमने लेना नहीं है। cos x 1/2 कहाँ पे है, बहुत सारी जगह। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x 1/2 कहाँ पे होता है, डायरेक्टली दैट इज π/3 के ऊपर। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे हो गया, -π/3, तो यहाँ इस केस में 5π/3, और ऐसे ही -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया 2π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 4π/3। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए π/3, 2π/3, पाई, 4π/3, 5π/3। पर इसका ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की तरह नहीं करते सॉल्व, इसको हम अब की बार बारी बारी पकड़ के देखते। तो अब नोटिस करो कि अगर जो पॉइंट π/3 है, हम उसके पहले और बाद का बिहेवियर जज करते। देखो जब x π/3 से कम होता तो हमें दिखता है कि जब x π/3 से ज़रा से कम होता तो ये टर्म तो पॉजिटिव होती इस केस में, ये सारी कैसे होती, पॉजिटिव। cos x + 1/2 है, पॉजिटिव होता। sin x भी पॉजिटिव, ये है ही पॉजिटिव, इसको छोड़ो। cos x - 1/2 भी पॉजिटिव होता। तो π/3 से पहले ये एक्सप्रेशन कैसी है, पॉजिटिव। उसके बाद साइन चेंज होगा इसका, इसलिए हो जाएगी नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की तरह जम मेथड से नहीं करेंगे, याद रखना। उसको हम बारी बारी हर पॉइंट पे जाके उसके पहले और बाद में उस कंप्लीट टर्म का बिहेवियर चेक करेंगे। तो हमने जैसे कि सवाल में करा, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इस पॉइंट π/3 के ऊपर तो
ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब पाई बाय 3 पे क्या बना, मैक्सिमा। ऐसे ही हमने बाकी पॉइंट्स पे चेक करा, देखो पैटर्न लग इसका जम मेथड सा ही रहा है, पर ऐसा हर बार बनना ज़रूरी नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना, इसको जम मेथड से नहीं बनाया गया। तो पाई बाय 3 पे इसका मैक्सिमा बना, 2 पाई बाय 3 पे मिनिमा, पाई पे मैक्सिमा, 4 पाई बाय 3 पे मिनिमा और 5 पाई बाय 3 पे मैक्सिमा। फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के पॉइंट्स कितने बने, 1 2 3, मिनिमा के बने 2, दोनों का सम कितना आ गया, 5। तो m+n इस सवाल में क्या बनता, 5। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग था, पर देखो क्यों, डेफिनेट के सवाल में वो हमें शक्ल क्वेश्चन की ऐसे की बनाई कि हम देख के उसको पैनिक करने की हमने करी, पर इसको नोटिस करो, GT हमें ये गिवन था, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस समय हमें क्लैरिटी है कि हमारा x से मतलब है, t तो कांस्टेंट है, तो इस केस में जब dx इन्वॉल्व है तो हमें क्लैरिटी है कि जो इसका डेरिवेटिव होना है वो विद रिस्पेक्ट टू x होना है, जो इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x होना है, t इसके लिए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब हमने इसका पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करी, कॉट इनवर्स के अंदर टर्म है, तो मेरे मन में थॉट आया कि कहीं टैन इनवर्स से फ़ायदा ना होता हो, तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब हमने रिकॉल करा अपना बिल्कुल बेसिक पॉइंट, बिल्कुल उसको ट्राई मारा। तो ये अगर इसको देखो कि ये a है और ये b है, तो अगर हम यहाँ पे a+b - x वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a+b - x आ जाता, मतलब 1 + t² + 2t - x। तो नोटिस करो कि ये तो फॉर्मूला बन गया t+1 का होल स्क्वायर, और नीचे अगर यहाँ पे इस x की जगह a+b - x अगर लिखते हो तो 1 + t² कैंसिल होके ये सेम टर्म ही बन गई एक्चुअली। ये क्या बन गया इस केस में, ये आ गया सिंपली t+1 का होल स्क्वायर - x, और नीचे t² + t कैंसिल होके 1 + x dx सेम 2t से t²। ये क्या है, दिस इज अगेन GT। तो हमें इस सवाल में दिखा कि जो g कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग था, g a से b वाली प्रॉपर्टी ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई करने पे ये कॉट इनवर्स ऑफ वही वाली टर्म बन गई उसका रेसिप्रोकल करके। देखो सेम टर्म आ गई पर उल्टे फॉर्मेट में, केवल a से b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे। तो कॉट इनवर्स ऑफ रिवर्स टर्म का मतलब क्या हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ 1/k, एक तरीके से ये टैन इनवर्स ऑफ यही टर्म लिखा हुआ है। तो कॉट इनवर्स दिस प्लस टैन इनवर्स ऑफ दिस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता, π/2। तो वहां से हमें दिख गया कि जो 2GT है दैट इज एक्चुअली 2t से लेकर t² अकेले π/2 का इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन बेकार हो गया बिल्कुल। जैसे ही हमने टर्म बनाई तो उसके बाद GT कितना हो गया, सिंपली दिस इज π/4 टाइम्स ऑफ t² - 2t। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, G5 निकाल दिया, G3 निकाल दिया, डिवाइड करा, जवाब आ गया 5। तो इस सवाल में नोटिस करो कि ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था, क्योंकि हमारी स्कूल की बुक से निकला था ये सवाल इस क्वेश्चन में, और देखने में हम इसमें अगर नहीं कर पाए तो सोचो कितना घबराए होंगे, पर इसके डिस्कशन में दिखता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट करो, ये भी सिंपल सही था क्वेश्चन। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम इसकी टर्म को देख के पैनिक होने की करते, उसी चीज को ओवरकम करवाना इज माई टास्क, कि जब भी कभी नया सवाल आए तो हम उसको देख के पैनिक होना बंद हो जाएं, देखें कि क्या पूछ लिया, और कॉन्फिडेंस रखें कि ये हमारी नोन बातों में से ही निकलेगा, एडवांस में सारे सवाल ऐसे होंगे। तो अब इसमें हमें समेशन ऑफ 2i - 1 गिवन है, मतलब क्या गिवन है, a1 a3 a5 का समेशन गिवन है 50 टर्म्स तक, तो वो तो हम जानते हैं करना a99 तक। सिंपली टर्म को ब्रेक कर लिया, वैसे ही AP का सम है तो a और d कॉमन डिफरेंस d रख के, a फर्स्ट टर्म रख के हमने टर्म बनाई, तो a + 49 d1 आ गया, कोई ट्रिक नहीं इसमें। अब जो दूसरी टर्म थी उसको देख के हम पैनिक होने की करते, पर नोटिस करो कि वो भी कोई पैनिक नहीं था, कि -1 की पावर j × j + 1/2 लिखा हुआ है, a 2j - 1 ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें ज़रा बारी बारी डालना शुरू करो j को 1 2 3। तो अब देखो जब j को हम अब यहाँ पे -1 की पावर में अगर हम ऑब्जर्व करें, तो जब हमने जब j को 1 डाला तो टर्म नेगेटिव आ गई, -a1 - a3, फिर a5 + a7 -a9 - a11। तो इसमें नोटिस करो कि इसके बाद अब 2 टर्म्स पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, यही पैटर्न चलता जा रहा है बार बार। तो अब जब जब j 4 का मल्टीपल है तब तब ये 1 हो जाता, जब जब j + 1 4 का मल्टीपल है तब भी ये 1 हो जाता। तो 2 बारियों में इसने 1 हो जाना है टर्म ने, और 2 बारियों में -1 होना था। तो अब इस पैटर्न को नोटिस करो, इसमें फील नोटिस ना
तो ये माइनस A1 को अगर हम साइड में रख लें तो ये A5 माइनस A3 क्या बना 2D, और उसके बाद नोटिस करो कि जो A7 माइनस A9 है वो क्या बना माइनस 2D। तो इस सवाल में ये 2D बना तो ये माइनस 2D बना। इसके बाद अगली टर्म देखोगे तो माइनस A11 A13 ये मिला के फिर से 2D बन जाता, फिर माइनस 2D। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही थी, अकेला क्या बच रहा था, एक बार शुरू वाला माइनस A1 और एक लास्ट वाला माइनस A99। तो इस सवाल में काम की बात ही इस पैटर्न को बना के इस बात को जज करना था। अब ये क्वेश्चन बेकार हो गया, A1 प्लस A99 डायरेक्टली हमने टर्म क्रिएट करी, वो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 49D ही बना, और वो हम पहले से जानते थे कि 1 है, तो उसका मॉडुलस लेके आंसर आ गया 2। तो कोई ट्रिक नहीं थी, पर हमने इस सवाल में इस लैंग्वेज को ब्रेक करना था। दिस वॉज द ओनली स्किल। अब नेक्स्ट देखते हैं।